हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो जहाँ पे हम आज माइटोकॉन्ड्रिया की बात करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट कोशिकांग जो कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। ठीक है, आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हिंदी में सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो सर्वप्रथम इसके बारे में है ना, इसके इसमें कई साइंटिस्ट जो थे वो इन्वॉल्व थे। तो एग्जाम में इनके वैज्ञानिक के ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो वैज्ञानिक है जिसको आपको याद रखना है, कोलिकर। तो कोलिकर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। उन्होंने इसको सबसे पहले इंसेक्ट्स की मसल्स पर कहाँ पे, इंसेक्ट मसल्स, है ना, कीट पतंगों के मसल्स पर इसको देखा था, पेशियों पर, है ना। कीट पतंगों के, कीड़े मकोड़ों के जो कीड़े होते हैं उनके मसल्स पर, पेशियों पेशी जो होती हैं वहां पर इनको सर्वप्रथम देखा था। ठीक है, तो कोलिकर सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया। ठीक है, दूसरे ये खोज लगभग कब हुई थी? सन 1857 के आसपास। तो 1857 में कोलिकर नाम के वैज्ञानिक ने इंसेक्ट्स मसल्स पर सबसे पहले सूत्रकणिकाओं को देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था अल्टमैन, अल्टमैन ने इन संरचना को, जो किसने देखा था? कोलिकर ने देखा था। इनका नाम इन्होंने क्या रखा? बायोब्लास्ट। तो कोलिकर ने इसकी खोज की थी और अल्टमैन ने इनको क्या नाम दिया? बायोब्लास्ट नाम दिया, बायोब्लास्ट नाम दिया इनको। ठीक है, इसके बाद सन 1898 में, ये लगभग 1886 में इन्होंने इसके बारे में बताया। उसके बाद सन 1898 में साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सी बेंडा नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने जिन्होंने इन संरचना का नाम क्या दिया? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के वैज्ञानिकों की बात करेंगे तो वैज्ञानिक में कोलिकर, अल्टमैन, सी बेंडा नाम के साइंटिस्ट भी इसमें इन्वॉल्व थे। तो तीनों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा अगर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये तो उनके खोजकर्ता की बात हो गई है। अब अगर हम इनके संरचना की बात करेंगे तो संरचना कैसा, तो इनका आकार कैसा दिखाई देता है? ये दंडाकार, दंडाकार या बेलनाकार, बेलनाकार या फिर तश्तरी नुमा, तश्तरी नुमा संरचना के होते हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा अलग तरीके की संरचना भी हो सकती है। अगर हम शुक्राणु की बात करें तो शुक्राणु में यह जो है फीता इस तरीके की संरचना है ना, मिडिल पीस में हमने पढ़ा था, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं उसको। कुछ इस तरीके से रिबन लाइक संरचना भी पाई जाती है, रिबन की तरह भी हो सकते हैं ह्यूमन के स्पर्म्स में। ठीक है, तो संरचना कैसी होगी? दंडाकार, बेलनाकार या तश्तरीनुमा संरचना हो सकती है, जिनमें इनकी लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो लंबाई लगभग इनकी कितनी लंबाई इनकी 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, अगर हम इनके व्यास की बात करें तो डायामीटर इनका कितना रहता है? लगभग 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक इनका व्यास रहता है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से इसकी संरचना को देखें तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से इसकी संरचना कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जिसका यह दोहरी झिल्ली का बना हुआ है, दोहरी झिल्ली का बना हुआ संरचना है, जिसमें इसका जो सबसे बाहरी झिल्ली है इसको हम लोग बोल देंगे दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन या फिर बाहरी झिल्ली। और इसका जो आंतरिक झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली, आउटर झिल्ली तो आपको स्मूथ दिखाई दे रही है, प्लेन दिखाई दे रही है, चिकनी दिखाई दे रही है पूरी सरफेस इसकी। लेकिन अंदर वाली जो झिल्ली है इसमें बहुत सारे क्या, इन्वेजिनेशन, अंतर्वलन आपको दिखाई देंगे। इसके आंतरिक संरचना, जो आंतरिक लेयर है या आंतरिक झिल्ली है, इसमें बहुत सारे उंगली सदृश संरचनाएं आपको दिखाई देंगी, अंतर्वलन इसमें दिखाई देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आंतरिक झिल्ली या इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन या आंतरिक झिल्ली जिसको बोलेंगे।
आंतरिक झिल्ली में बहुत सारे क्या दिखाई देंगे, अंतर्वलन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसकी संरचना में जो बाहरी झिल्ली है, बाहरी झिल्ली कैसी होती है, स्मूथ, यानी कि चिकनी सतह होगी, चिकनी सतह वाली पाई जाएगी। तथा आंतरिक झिल्ली, अगर हम आंतरिक झिल्ली की बात करेंगे तो आंतरिक झिल्ली में बहुत सारे अंतर्वलन दिखाई देंगे, बहुत सारे अंतर्वलन, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं इनफोल्डिंग्स। इनफोल्डिंग्स उंगली जैसी सदृश संरचना है ना, कुछ इस तरीके से उंगली जैसी सदृश संरचना पाई जाती है। अब इन उंगली जैसी सदृश संरचना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ये वाली जो संरचना है, अगर हम इसको बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं डायग्राम, तो कुछ इस तरीके की संरचना, ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, अब इस क्रिस्टी पे या इसके जो आंतरिक झिल्ली है, इस आंतरिक झिल्ली में, है ना, आंतरिक झिल्ली हो गई, और साथ साथ में ये जो स्पेस आपको, एक तो बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, और ये अंतरा अवकाश स्थान, है ना, ये वाला भाग हो जाएगा जिसको हम लोग अंतरा अवकाश स्थान कहते हैं। अंतरा अवकाश स्थान, अंतरावकाश स्थान, ये आउटर, ये इनर, है ना, अंतरावकाश स्थान हो जाएगा, है ना, ये वाला भाग। अब इनमें बहुत सारे, इसके मुख्य रूप से आंतरिक झिल्ली पर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। साथ साथ में इसके अंदर, है ना, ये आंतरिक झिल्ली के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे द्रवी रूपी संरचना पाई जाएगी यहाँ पे, और बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाएंगे। एक तो हमने कहा झिल्ली पर भी पाया जाएगा और इसके अंदर भी पाया जाएगा, है ना। ये वाला जो भाग है, इसके अंदर का भाग है, द्रव रूपी जो संरचना है, इसको हम लोग बोलते हैं अधात्री, या इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। तो अंदर वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे, जिसमें क्या पाए जाएंगे, वो सारे एंजाइम्स पाए जाएंगे जो इसके कार्य को निर्धारित करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है, यह है कोशिका में वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, श्वसन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना, एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि वायवीय श्वसन में, वायवीय श्वसन का कार्य करता है ना। वायवीय श्वसन का कार्य का मतलब क्या हो गया, कि जो भी हमने भोज्य पदार्थ खाया है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और उससे ऊर्जा प्राप्त करना, यही वायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, अब ये जो भी, इसमें जितने भी एंजाइम्स पाए जाएंगे ना, इसके झिल्ली पर जितने भी एंजाइम्स होंगे, और साथ साथ में इनके कहाँ पे, अधात्री में, मैट्रिक्स में जितने एंजाइम्स होंगे, वो क्या करेंगे, भोज्य पदार्थों को क्या करके, ऑक्सीडेटिव करके, ऑक्सीडेशन करके, वायवीय यानी कि श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट करके ऊर्जा, है ना, एटीपी के रूप में, क्या, एटीपी के रूप में ऊर्जा को संचित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो कोशिका है, कोशिका का कार्य, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका कार्य क्या है, यह क्या करेगा, जो भी भोज्य पदार्थ होगा उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसित करके उसको एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित करने का कार्य करता है, यानी कि ऊर्जा का निर्माण करने का कार्य करता है। इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है ना, कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर, कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वो कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य करती है, और ऊर्जा उत्पादन का कार्य कहाँ पे होता है, इसी क्रिस्टी पे, है ना। इसकी संरचना, और अगर हम आंतरिक रूप से देखें तो यहाँ पर इस तरीके से घुंडीनुमा संरचना और पाई जाती है, यही मुख्य रूप से जहां पे एंजाइम्स जो है वो कार्य करते हैं, ये वाला भाग। तो इसको आपको याद रखना है कि इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, ये पूरा भाग अंतर्वलन के लिए। ठीक, आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अंदर वाले भाग में, इस मैट्रिक्स में, एक तो हमने कहा कि एंजाइम्स मिलते ही मिलते हैं, साथ में कुछ और चीजें भी पाई जाती है। कौन कौन सी चीजें, यहाँ पे एक सर्कुलर डीएनए, है ना, इस जगह पे, या इसके अंदर अधात्री पे, मैट्रिक्स पे, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। कैसा, ठीक, तो हमने कहा कि मैट्रिक्स पर, मैट्रिक्स में क्या पाया जाएगा, एक वृत्ताकार डीएनए, वृत्ताकार डीएनए, याद रखिए, डीएनए कहां पे पाया जाता है, डीएनए सिर्फ और सिर्फ आपके केंद्रक में पाया जाता है
है ना। केंद्रक के अलावा जब हम केंद्रक पढ़े तो हमने कहा कि केंद्रक के अलावा डीएनए कुछ मात्रा में डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और साथ साथ में हरित लवक में भी पाया जाता है। ठीक है, तो एक वृत्ताकार डीएनए और किस तरीके का डीएनए, सर्कुलर डीएनए, वृत्ताकार डीएनए है। और क्या पाया जाएगा, राइबोसोम। और क्या पाए जाएंगे, राइबोसोम। ठीक है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए और साथ साथ में क्या, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिनकी वजह से आपको पता है कि जो डीएनए है और राइबोसोम है ये मिलकर के प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, प्रोटीन निर्माण का। तो ये कोशिका का ऐसा अंग है जहां पे जिसका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम पाया जाता है, तो ये अपना खुद का प्रोटीन भी संश्लेषित कर सकता है। इसीलिए इसीलिए इसको हम एक क्या बोलते हैं, स्वायत्त अंगक भी कहते हैं, जो अपना कार्य खुद कर सकता है। लेकिन कुछ के लिए इसको केंद्रक पर निर्भर रहना पड़ता है ना, हर चीज तो ये खुद नहीं कर सकता, है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अर्ध स्वायत्त अंगक। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स पाया जाता है, जिसकी वजह से यह क्या सिंथेसिस कर सकता है, प्रोटीन का निर्माण कर सकता है। लेकिन यह पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है। इसको बहुत सारी क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए इसको केंद्रक पर निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए इसको हम अर्ध अर्ध बोल देंगे, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोला जाता है। ठीक है, याद रहेगा। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो हमने क्या क्या कहा, एक बार क्विकली इसको रिवाइज कर ले। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा अंगक है जो कोशिका में ऊर्जा उत्पादन करता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा को संचित करता है। इसकी खोज का श्रेय कोलिगर को जाता है सर्वप्रथम, है ना। कोलिगर ने इसको सबसे पहले इंसेक्ट्स की मसल्स पे देखा था सन 1857 में। उसके बाद 1886 में अल्टमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका नाम बायोब्लास्ट नाम दिया, और उसके बाद 1898 में सी बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, इसके बाद अगर इसकी संरचना देखें तो दंडाकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, तश्तरी नुमा संरचना हो सकती है, जिसकी इसकी लंबाई और इसकी व्यास कुछ इस तरीके से दी हुई है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे, इसमें तो दो संरचनाएं आपको, दो झिल्लियां पाई जाएंगी, एक बाहरी झिल्ली, एक आंतरिक झिल्ली, और बीच में अंतरा अवकाश स्थान भी पाया जाता है। ठीक, इनकी झिल्लियों में और साथ साथ में इसके अंदर जो मैट्रिक्स है, जिसको हम लोग अधात्री कहते हैं, इनमें कुछ एंजाइम्स, स्पेशल तरीके के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो वायवीय शोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या वायवीय शोषण की प्रक्रिया को संपूर्ण करते हैं, है ना। तो उस प्रक्रिया में ये क्या करते हैं, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसको हम लोग कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट कि एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन की प्रक्रिया पूरी यहीं पे कंप्लीट होती है। ठीक, इसके हमने कहा कि अधात्री में इनके अलावा, एंजाइम्स के अलावा डीएनए, इसमें खुद का डीएनए और साथ साथ में खुद का राइबोसोम्स भी पाया जाता है, जो 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 क्या कर सकता है, जो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण करता है और प्रोटीन बनाता है स्पेशल तरीके की, है ना। लेकिन कुछ कार्यों के लिए इसको केंद्रक पर निर्भर रहना पड़ता है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहा जाता है, अर्ध स्वायत्त अंगक कहा जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक थोड़ा सा एटीपी के बारे में आप जरूर ध्यान में रखें कि एटीपी क्या है। एटीपी को हम एनर्जी कॉइन्स कहा जाता है ना, ऊर्जा के सिक्के हैं, है ना। कोई अगर आपसे पूछता है एटीपी क्या है, तो एटीपी का एक तो फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम होता है। ये एनर्जी करेंसी होती है, ऊर्जा के सिक्के होते हैं, जहां पर भी कोशिका को विभिन्न कार्यों को संपूर्ण करना है ना, तो वहां पर इन एटीपी के अणुओं का यूज होगा और प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होती चली जाती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको बहुत सारी चीजें आसान भी लग रही होंगी, है ना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वीडियोस को जो है देखते रहें फुल, है ना।
आपको यकीनन आपको बहुत मदद मिलने वाली है इन वीडियो से। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लें इनको। हाँ, थैंक यू।